जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि देखिए एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो भी कंपटीशन में आता है नदी से कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे हम लोग बात करेंगे। नदी का निर्माण देखिए। नदी का निर्माण के हिसाब से दो तरीके की नदियाँ होती हैं। एक हिमालयी नदियाँ, दूसरा होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों का स्रोत देखिए क्या होता है। स्रोत यानी निर्माण कैसे होता है? हिमनद से यानी बर्फ के पिघलने से होता है। हिमालयी नदियों का मतलब उद्गम या निर्माण कैसे होता है? बर्फ के पिघलने से, हिमनद से होता है। किन किन नदियों का होता है पूछा जाता है। हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा का उद्गम बताएंगे अभी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इधर प्रायद्वीपीय नदियाँ। स्रोत मतलब इनका निर्माण। प्रायद्वीपीय नदियों का निर्माण कैसे होता है? तो वर्षा के जल से होता है। किन किन नदियों का निर्माण होता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। इन नदियों का निर्माण किससे होता है? वर्षा के जल से होता है। और इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का निर्माण हिमनद से होता है, यानी बर्फ के पिघलने से होता है। अब बात करते हैं सिंधु नदी पर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई, रुकिए मिटाकर लिखते हैं। इतना क्लियर है, चलते हैं आगे। सिंधु नदी लंबाई कितनी है? लंबाई 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर, जीरो है। 2880 किलोमीटर। कहाँ कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। चीन में, भारत में भी और पाकिस्तान में। चीन, भारत और पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और कहाँ पर, किस में जाकर गिरती है किस में? तो अरब सागर भारत के पश्चिम में है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। किन देशों के बीच बहती है? चीन, भारत और पाकिस्तान में। इसका उद्गम चीन में होता है। भारत में बहती है, भारत से होकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी। सहायक का मतलब है कि सिंधु नदी ऐसे बह रही है, ऐसे मान लीजिए सिंधु नदी जा रही है, आ गई, तब तक झेलम इसी में मिल गई, ये भी बहने लगी, सहायक हो गई। आगे जाकर इसी में आ गई चेनाब नदी, छोटी छोटी नदियाँ उसी में आकर मिल जाएंगी। इन्हीं नदियों का नाम है
झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी। आई होप क्लियर है। अब एक और फैक्ट याद रखिएगा, तिब्बत में इसका नाम, सिंधु नदी का तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका नाम सिंगी खाम्बान है। सिंगी खाम्बान। तिब्बत में सिंधु नदी का क्या नाम है? सिंगी खाम्बान, जिसका अर्थ क्या होता है? शेर का मुंह, शेर का मुख। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी का मतलब जहाँ से निर्माण होता है उसका शेर का मुख जैसा है, तो सिंधु नदी का। आई होप क्लियर है। चलते हैं आगे। एक और फैक्ट रखिएगा याद, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत के बीच में बहती है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत के बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में बहती है। ये भारत की बात हो गई। चीन उनका तो नहीं पढ़ना है कि चीन में कहाँ बहती है, पाकिस्तान में कहाँ बहती है, लेकिन भारत का पढ़ना है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर है? देखिए, सिंधु नदी के तट पर शहर कौन सा शहर है? तो लेह शहर है। कौन सा शहर है? लेह शहर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह शहर। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था। कौन? विश्व बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौता किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। इस समझौते के अनुसार, देखिए, इस समझौते के अनुसार 20% जल भारत यूज करेगा। सिंधु नदी का जल 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान करेगा। फिर से भारत लिख रहे हैं। सिंधु समझौता जब हुआ, सिंधु जल समझौता 1960 हुआ। इसका जल मतलब समझौता हुआ कि इसका जल 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। आई होप इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम ये जो याद करने वाला एक लाइन में होगा। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ है? बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा लाचला दर्रा से होता है। दर्रा पता है ना क्या होता है? जब पर्वत मान लेते हैं ऐसे रहता है, इन पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है ये ऊंचाई से, इसी को दर्रा कहते हैं, या पर्वतों को काट कर बनाया गया रास्ता ही दर्रा कहलाता है। चेनाब नदी। एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी।
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम या पुराना नाम लिखते हैं, पुराना नाम क्या है? अस्किनी है। क्या है? अस्किनी। पुराना नाम क्या है? अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ, चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोहल है और भियूट है। चिनाब नदी की सहायक नदी सोहल और भियूट है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चिनाब नदी देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ये तो खैर याद नहीं होता है, सहायक नदी याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है, अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता है। चलते हैं आगे। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रोहतांग दर्रा से। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश को अब HP ही लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रा। पुराना नाम पूछा जाता है, पुराना नाम क्या है? पुरुषड़ी या इरावती भी कहते हैं। इरावती भी कहते हैं। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषैणी कहते हैं। पुरुषैणी या इरावती भी कहते हैं। सहायक नदियाँ कौन सी है? सियोबा और बेरा। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषैणी है या इरावती भी कहते हैं। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब आ जाते हैं ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से। उद्गम ब्यास कुंड से। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से। अब पुराना नाम क्या है? बिपाशा। सभी नदियों को याद रखिएगा। चिनाब नदी का अस्किनी है। रावी नदी का क्या है? पुरुषैणी है। ब्यास नदी का बिपाशा है और सतलज नदी का शतुद्री है। इसका ब्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब पाकिस्तान में नहीं जाती है, भारत में सतलज में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ पूछा गया है। बाणगंगा, सैज और पार्वती। नदी का नाम है बाणगंगा, सैज और पार्वती। अब आ जाते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहले सतलज नदी का उद्गम
उद्गम मतलब जहाँ से नदी का निर्माण होता है, जहाँ से नदी निकलती है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकोस ताल से। राकोस ताल, राकोस ताल, राकोस ताल से ये एक जगह है, उसी से निकलता है। और ये राकोस ताल कहाँ पर है? तिब्बत में है। राकोस ताल कहाँ पर है? तिब्बत में है। भारत में ये नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा। ये भी पूछा गया है, शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका पुराना नाम, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है। इसका सहायक नदियाँ कौन सी है? एक स्वा नदी और स्पीति नदी। दोनों इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा गया है, क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब है तो लोग भूल जाते हैं, इसलिए ये पूछा गया है कई बार। आई होप सिंधु नदी से संबंधित सभी फैक्ट याद हुए होंगे और उसकी सहायक नदियों से भी। और एक नदी है झेलम नदी, ये भी झेलाएगी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेरीनाग झील से। कल बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि नागिन झील, शेषनाग झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता है। बितस्ता नदी भी कहते हैं। झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्ट लिख देते हैं सीधा। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर बसा है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर बसा है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम नदी, ये फैक्ट याद रखिएगा आप। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम नदी पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी। इसका पुराना नाम बितस्ता है। ये पूछा गया है। चारों पांचों नदियों का नाम लिखा है। चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, इन सब का पुराना नाम पूछा गया है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी एक ही है। सहायक नदी कौन सी है? उसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? किशनगंगा। झेलम नदी के सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। फिर से याद रखिएगा। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नीलम नदी के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। सिंधु नदी से समाप्त हुआ। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप इतना क्लियर होगा। मिटा देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, हेडिंग लिखेंगे ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इन दोनों में से कौन सा लंबा है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। भारत में अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और असम में। और ऐसे कहाँ कहाँ बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन में, भारत में और कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से एक फैक्ट याद रखिएगा, क्या? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। भारत में कहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश और कहाँ पर? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। आई होप क्लियर है। इसका उद्गम लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? चेमा युगडुंग हिमनद से हुआ है। हिमनद। ये हिमनद कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर है। चेमा युगडुंग हिमनद कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर है। चेमा युगडुंग हिमनद कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तिब्बत में है। इससे कुछ फैक्ट कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा रहा है, कई बार अभी पूछा भी जाएगा। फैक्ट ये मिटा देते हैं। लंबाई याद रखिएगा इसकी 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। चारों फैक्ट पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलते हैं आगे। आइए ब्रह्मपुत्र से ही लिखवाना है थोड़ा भी और। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कुछ याद महत्वपूर्ण जो है उनको लिखवा देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? एक मानस है, एक हो गया, एक हो गया तीस्ता, एक हो गया दिबांग और दिबांग में अंतर है। मानस, तीस्ता, दिबांग
और एक सुबनसिरी। चलते हैं आगे। तीस्ता नदी के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा। तीस्ता नदी के बारे में एक फैक्ट कौन सा है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित नदी। क्या लिखेंगे? भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच विवादित नदी कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। अब आते हैं गंगा मैया पर। यूपी वाले अच्छे से जानते हैं होंगे। गंगा मैया, गंगा जी को क्या कहते हैं? गंगा मैया कहते हैं। गंगा नदी। लंबाई लिखेंगे तो लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कितने राज्यों में बहती है? 5। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। कहाँ से बहती है? तो पहले उत्तराखंड में तो ही उद्गम होता है। उत्तराखंड में इनका उद्गम होता है गंगोत्री से। उत्तराखंड के बाद यूपी में जाती है। यूपी के बाद बिहार में। यूपी के बाद बिहार में। बिहार के बाद कहाँ पे? झारखंड झारखंड के बाद कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। फिर कहाँ पर चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इनको पद्मा कहते हैं। गंगा जी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम देना है तो एक फैक्ट याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के यूपी यानी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। 28 जिलों में बहती है। और एक फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रवेश जिला कौन सा है? तो बिजनौर है। कौन सा? बिजनौर है। इसका मतलब है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिला से। कहाँ से बाहर होती है? यूपी में बाहर कहाँ से? तो बलिया से। यूपी में कहाँ से बाहर निकलती है? तो बलिया जिला से निकलती है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लंबाई 2525 या 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर याद रखिएगा जैसे भी हो। भारत की सबसे लंबी नदी है। 5 राज्यों में बहती है। कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। अब बांग्लादेश में इनको पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में, ये यूपी के लिए है, खास तौर से यूपी के कोई भी एग्जाम के लिए ये ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। और उत्तर प्रदेश 21 जिले में से गंगा नदी मतलब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। किस जिले से बाहर निकलती है? तो बलिया से बाहर निकलती हैं। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे। अभी गंगा नदी से अभी और बातें हैं। उद्गम कहाँ से? गंगोत्री से। गंगोत्री जिसको कहते हैं गोमुख।
जिसको क्या कहते हैं, गोमुख कहते हैं, या उत्तर काशी जगह का नाम है। उत्तर काशी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तर काशी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर इस तरह पूछेगा गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तर काशी से। उत्तर काशी में कहाँ से? गंगोत्री एक जगह का नाम है, वहीं से होता है। अब देखिए, गंगा नदी के 5 प्रयाग हैं। गंगा नदी के 5 प्रयाग है। देखिए, गंगा नदी सबसे पहले बद्रीनाथ में से, देखिए मान लेते हैं बद्रीनाथ ये हो गया, बद्रीनाथ से बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकल रही है। फिर इधर से आ जाती है धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा जहाँ पर मिलती है, इसको प्रयाग कहते हैं। 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जहाँ पर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। और जब यहाँ से अब आगे निकलती है तो मंदाकिनी नदी हो जाती है। धौली गंगा और अलकनंदा और धौली गंगा के मिश्रण से कौन सी नदी बनती है? तो मंदाकिनी नदी हो गई। मंदाकिनी नदी है अभी। फिर इधर से आ जाती है नंदाकिनी नदी। कौन सी? इधर से आ जाती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। ये भी मंदाकिनी नदी आई है इधर, यहाँ पर, और इधर से नंदाकिनी नदी आ गई है। यहाँ पर जब मिलती है इसको कहते हैं नंद प्रयाग। इसको कहते हैं नंद प्रयाग। अब इसके आगे जब नदी बहती है, ये नदी बहती गई, इसी में आकर एक पिंडार नदी मिलती है। इसी में आकर एक नदी पिंडार नदी मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी मिलती है। जहाँ पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। 3 प्रयाग हुआ, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अब चलते हैं आगे जब आएगी तो भागीरथी नदी आती है। कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। ये नदी अब मिलकर आगे बहने लगी तो इसमें आती है भागीरथी। इधर से ला देते हैं भागीरथी। इधर से जो नदी और यहाँ पर जो संगम होता है, इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब इसके आगे जब भागीरथी और गंगोत्री से आकर जल जो मिलता है, इसके आगे जब भागीरथी और गंगोत्री से आकर जल मिलता है तो यहाँ पर कौन सा होता है? देवप्रयाग। 1 2 3 हुआ, ये रुद्रप्रयाग हुआ। 4 और हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में गंगोत्री से आकर जल मिलता है। गंगोत्री से आकर जल मिलता है। अब इसके आगे गंगा नदी कहलाने लगती है। अब इसके आगे गंगा नदी हो जाती है। इसके आगे गंगा नदी जब थोड़ा सा आगे जाती है तो उसमें यमुना नदी आकर मिलती है, जिसको प्रयागराज में मिलती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
एक दो बातें और याद रखिएगा। आई होप इतना क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए। बद्रीनाथ से जब एक नदी निकलती है उसमें धौली गंगा आकर मिलती है। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और धौली गंगा नदी इधर से आकर मिलती है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग होता है। उसके आगे आकर मंदाकिनी नदी और नंदाकिनी नदी मिलती है, तो यहाँ पर नंद प्रयाग होता है। उसके आगे आकर पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है, मंदाकिनी नदी और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है कर्ण प्रयाग हो गया। उसके आगे आकर जब यहाँ पर भागीरथी नदी मिलती है, भागीरथी, तो रुद्रप्रयाग हो गया। रुद्रप्रयाग के बाद गंगोत्री आकर इसमें मिलती है, तो देवप्रयाग हो गया। आई होप इतना क्लियर। चलते हैं आगे। एक फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट है देवप्रयाग के बाद, याद रखिएगा, देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम पड़ता है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। उसके पहले अलग अलग नदियां थी। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ऊपर से जो आती है अलकनंदा, इधर से भागीरथी, सहायक नदियाँ। अब चलते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। ये भी बात याद रखिएगा। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। यमुना नदी, हेडिंग लिखिए, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम बंदरपूछ चोटी से, जिसको क्या कहते हैं? यमुनोत्री हिमनद कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? जिसको क्या कहते हैं? यमुनोत्री कहते हैं। यमुनोत्री हिमनद कहते हैं। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है यमुनोत्री हिमनद। उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? कालिंदी या खुला नाला। यमुना नदी को क्या कहते हैं? कालिंदी या खुला नाम से जाना जाता है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दिल्ली बसा है। यमुना नदी के किनारे से कौन सा शहर बसा है? दिल्ली बसा है। सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, टूंस। ये सभी नदियों का नाम है। केन, सिंध, हिंडन, चंबल, बेतवा, टूंस। ये सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। गंगा की सहायक नदी यमुना है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। चंबल, हेडिंग लिखिए, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनपाऊ की पहाड़ी से। जनपाऊ होता है ना, जनपाऊ की पहाड़ी से। जनपाऊ की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जनपाऊ की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है।
यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल है। यह कहाँ बहती है? यह मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? राजस्थान से कहाँ जाती है? यूपी में बहती है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, यह बीहड़ों का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। सहायक नदी कौन सी है? बनास, पार्वती, काली सिंध, छिप्रा नदी उज्जैन में है, जहाँ पर क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। ये उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहीं पर क्या लगता है? कुंभ का मेला। याद रखिएगा, कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? 4 जगह लगता है, जिसमें से छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में एक लगता है। अब चलते हैं आगे, इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। अब है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। उद्गम कहाँ से है? उद्गम कहाँ से है? मापचा चुंगो हिमनद से। मापचा चुंगो हिमनद से, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहते हैं। कर्णाली कहते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। फैक्ट बस इतना ही याद रखिएगा। अब है गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? पीलीभीत जिला में। पीलीभीत जिला में है। पीलीभीत जिला बांसुरियों के लिए प्रसिद्ध है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? इसका आंसर कमेंट कीजिए थोड़ा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लखनऊ बसा है। लखनऊ, जिसको क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं, लखनपुर कहते हैं। अब है गंडक नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। नेपाल में शालिग्राम कहते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी नदी का बहुत सा पोर्शन है बचा हुआ है। कल फिर से नदी के टॉपिक को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।